हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज हम 7th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक ले रहे हैं। उसमें हम चैप्टर 10th रेगिस्तान में जीवन, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं कि ये चैनल केवल उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है या फिर उन बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी के बुक को पढ़ना चाहते हैं, और उनकी हेल्प करने के लिए ये मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ ला रही हूँ। आपको केवल वीडियो चलाना है और देखना है, सुनना है। इस वजह से मैं इस चैप्टर को रीड करूँगी और लाइन टू लाइन आपको समझाने का प्रयत्न करूँगी। और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है या जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लाइनें हैं, हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। तो रेगिस्तान में जीवन में हम रेगिस्तान के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे जीवन रहता है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं। अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्य के लिए जल के ही जीवन है। जो मनुष्य, पेड़ पौधे और पशुएं रहती हैं, उनके लिए जल ही जीवन है। यदि जल नहीं रहेगा, ना तो मनुष्य जीवित रह पाएगा, ना ही पेड़ पौधे। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों का चरने के लिए घास ना हो और फसलों की उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन बहुत ही कठिन रहता है। आप सोच सकते हैं कि किसी भी, अगर खेत को देख लें, अगर खेतों में पानी नहीं होगा तो उस खेत का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसमें हम फसल नहीं उगा पाएंगे। तो वहीं पे वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर पानी ही नहीं रहेगा तो फसल नहीं उगेगी, फसल घास फूस नहीं उगेगी, तो जो मवेशियाँ रहते हैं उन्हें घास खाने के लिए नहीं मिलेगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान अलग आगे आग की तरह गर्म है, तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। आग की तरह हम गर्म है, यानी कि हम देखते हैं कि रेगिस्तान शब्द जब हम सोचते हैं या फिर सुनते हैं तो उसका अर्थ ही ये है कि रेगिस्तान यानी जहाँ पे पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम रहेगी। लेकिन आपको ये मालूम है कि बर्फीली रेगिस्तान भी रहता है, एक उष्ण या शुष्क रेगिस्तान रहता है, एक बर्फीला रेगिस्तान रहता है। तो ये बर्फीला रेगिस्तान हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। इसमें से कुछ स्थान, जैसे कि हमने कहा कि गर्म है और कुछ ठंडे स्थान हैं, ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। चरम तापमान यानी बहुत ज़्यादा तापमान जहाँ रहता है, वहाँ पे उस स्थान को हम रेगिस्तान कहते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा रहता है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब जगह जगह पे लोग बस्तियाँ बना के बसते हैं। यदि इन जैसे जगहों पे कुछ थोड़ा सा भी पानी उन्हें उपलब्ध होता है, तो वहाँ पे वो कृषि के लिए उपयोग करते हैं और वहाँ बच जाते हैं। रेगिस्तान हम पढ़ रहे हैं शब्दावली में। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यानी कि शुष्क प्रदेश होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है? उच्च या निम्न तापमान। उच्च यानी बहुत ज़्यादा, निम्न यानी बहुत कम तापमान। और वहाँ पे क्या होती है? विरल वनस्पति रहती है। गर्म रेगिस्तान। अब सहारा रेगिस्तान आपने सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो सहारा रेगिस्तान विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीपों के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगा है। इस विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये 8.54 यानी कि 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्या आपको यह
याद है कि भारत की क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश है अल्जीरिया, चांड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानियो, मॉस्को, नाइजर, सूडान, यूटेनियस एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय अपने मस्तिष्क में तुरंत ही रेत की दृश्य उभरता है। जब हम रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो आपको याद आता है ना कि रेगिस्तान यानी जहाँ पे ऊँट चलते हैं, रेत का जो एरिया है वो आपको दिखाई देता होगा। परंतु सहारा मरुस्थल बालू के विशाल परतों की से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी की मैदान एवं नग्न चट्टानी सतह वाले उथली पठार भी पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ जो सहारा रेगिस्तान है, यहाँ पे अलग अलग तरह की चट्टानें हैं और बजरी के मैदान हैं। ये चट्टानें सतह कुछ स्थानों में 2500 किलोमीटर से भी ऊंची स्थान है। ये देखिए, ये सहारा रेगिस्तान है, पूरा अफ्रीका का उत्तरी भाग में फैला हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय ये पूर्ण तरह हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों को ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते हैं। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ सामान्य जानकारी थी, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत ही गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। जो सहारा का रेगिस्तान था, पहले ये बहुत ही हरा भरा मैदान था, लेकिन ये पृथ्वी की गति के कारण और ये जो उत्तरी अफ्रीका की जो क्षेत्रफल है जहाँ पे ये अभी स्थित है, उस क्षेत्र के कारण यहाँ पे ये रेगिस्तान में परिवर्तन होता गया। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क रहती है। जैसे रेगिस्तान की जलवायु शुष्क और गर्म है, वो यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होता है। अल्पकाल यानी बहुत ही कम होता है। यहाँ आकाश बादल रहित है, निर्मल रहते हैं। यहाँ का जो आकाश रहता है ये बादल रहित, यानी यहाँ पे बादल ही नहीं रहते, पूरा नीला आकाश दिखता है। यहाँ निम्न संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पीभूत हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय लगभग 50 सेंटीमीटर सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ का जो तापमान रहता है ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, 50 से ऊपर चला जाता है। और ये वाष्पीकरण जो रहता है ये बहुत ही इतनी तेज़ी से होता है कि इतर जो दूसरे स्थान है उससे ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा और जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे जो रेत है या चट्टानें हैं, नग्न चट्टानें हैं, यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं है, तो ये जो सूर्य की जो रोशनी पड़ती है चट्टानों पे वो सीधे पड़ती है। पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधे उन रोशनी को बीच में आते हैं, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधों का निशान ही नहीं है, कोई नामो निशान नहीं होने के कारण यहाँ पे लिखा है कि नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके तापमान का विकरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। यानी कि तापमान बढ़ता है तो हर चीज़ गर्म हो जाती है। और जैसे कि दिन के समय तापमान बढ़ता है, वैसे ही रात के समय ये तापमान अत्यधिक ठंडा हो जाता है। इस तापमान की गिरकर जो रहता है ये 0 से भी कम तक इसका तापमान पहुंच जाता है। दिन के समय ये 50 सेल्सियस तक पहुंचता है, तो रात के समय ये 0 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो समझिए कि यहाँ पे अगर कोई रहना चाहे तो एक पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तापमान इतना ज़्यादा
दो दिन और रात का तापमान में इतना ज़्यादा अंतर होने के कारण यहाँ पे रहना कितना मुश्किल होता होगा। सहारा के अल अजीरिया क्षेत्र में त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। वनस्पति एवं प्राणी जन्य। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों में मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सिया, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ, छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। जैसे क्षेत्रफल रहता है उस हिसाब से वहाँ के प्राणी जन्य रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऊंट है, सियार है, छिपकली, बिच्छू है, ये रेत के अंदर अपने आप को छिपा लेते हैं। तो इस तरह के प्राणी रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादा कहने से ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे यही प्राणी पाए जाते हैं। अब देखेंगे शेर ज़्यादातर रेगिस्तान में नहीं जा सकता, हाथी नहीं रह सकता रेगिस्तान में, रेत में धंस जाएगा ये अलग बात है, लेकिन हाथी का जो खुराक है वो रेगिस्तान में उसे मिलेगी नहीं, इसलिए वो रेगिस्तान में वो जीवन अपना यापन कर नहीं सकता। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिलते हैं। उनके अनुसार ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो लिखा है, इन्होंने कहा है कि वैज्ञानिकों में सहारा जो रेगिस्तान है वहाँ पे मछलियों के कंकाल मिले हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो हमने पहले पढ़ा है कि सहारा रेगिस्तान पहले हरा भरा था, तो वहाँ हरा भरा था, पानी था, तो वो पानियों में मछलियाँ होती थी। पानी में मछली होने के कारण वहाँ के मछलियों का कंकाल मिलते होंगे। लोग यहाँ कैसे लोग रहते हैं? तो सहारा रेगिस्तान कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और बेदुइन, तुआरेग भी शामिल है। ये जाति है जलवासी जाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुपालन करते हैं, यानी कि उन्हें पालते हैं। जो ये बकरी, भेड़, ये ऊंट, ये रेगिस्तान में अपने आप को ढाल लेते हैं। उन पशुओं से उन लोगों को दूध मिलता है। उनकी खाल से वे ये पेटी, जूते, पानी की बोतल इत्यादि वो बनाते। चमड़े की पानी की बोतल आपने देखी होगी, रेलवे स्टेशन पे भी आपने अक्सर देखा होगा कि चमड़े की एक बोतल रहती है, उस तरह की बोतल की बात कर रही हैं। तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाते हैं। धूल भरी आंधियाँ और गर्म वायु के से बचने के लिए ये भारी वस्त्र का पहराव पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान मिस्र की नील घाटी के लोगों का निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। अब यहाँ पे जल उपलब्ध हुआ है, तो हमने अभी डिस्कस किया है कि जहाँ जल उपलब्ध हो जाता है लोग वहाँ बस्ती बना के थोड़ी कृषि करते हैं। तो यहाँ पे कृषि सबसे ज़्यादा क्या है, खजूर उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि रेगिस्तान का चित्र देखा होगा, रेगिस्तान है वहाँ तो कहीं छोटा सा मिराज टाइप लगता है, लेकिन वहाँ पर पानी भी हो सकता है। तो पानी के आसपास कौन से पेड़ रहते हैं? आम के पेड़ रहते हैं। किसके पेड़ रहते हैं? तो खजूर के पेड़ को हम देखते हैं ना, तो वही बता रहे हैं कि रेगिस्तान में आपको खजूर के पेड़ उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें को उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा,
फास्फोरस, मैग्नीशियम एवं यूरेनियम सम्मिलित है। यहाँ पे तेल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ यहाँ पे खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम भी उपलब्ध होता है। सारा की संस्कृति, जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। यानी कि पहले के जो लोग थे उनकी जीवन शैली से अब की जो जीवन शैली है वो बहुत उनमें परिवर्तन आ रहा है, अंतर आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, ऊंटों की प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन रहे हैं। नमक के व्यापारों में ऊंटों के स्थान ट्रक ले रहे हैं। यानी कि पहले नमक की व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नमक की बोरियों को लेके जाने के लिए ऊंटों का उपयोग करते थे। तो अब क्या करते हैं, ट्रकों का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रकों के लिए जो पक्की सड़कें चाहिए तो सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं, जहां वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। यानी कि जो गांव के लोग हैं वो और गांव की बस्तियां भी शहरों में परिवर्तित हो रही हैं और धीरे धीरे वो शहरी जीवन के अपने आप को ढाल रहे हैं। और यहाँ पे उत्पादन क्या है, तेल है, गैस का उत्पादन होता है। तो यहाँ इस तरह के व्यापार में वो अपने नौकरियों को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं मैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। यहाँ गर्त यानी कि ऊपर की सतह का जो रेत है वो उड़ जाती है, नीचे क्या रहता है, गर्त। जहाँ गर्त की भूमि जल उपलब्ध हो गया वहाँ पे मरु उद्यान बन जाता है। यानी अगर ऊपर की रेत है वो उड़ के चली गई है और वहाँ एक छोटा सा गर्त यानी खड्डा सा बन गया, और अगर वहाँ पे पानी उपलब्ध हो गया तो वो मरु उद्यान बन जाता है। ये क्षेत्र उपजाऊ होता है क्योंकि नीचे की ज़मीन तो ज़मीन है ना, तो वो उपजाऊ होती है। लोग उसके आसपास निवास करते हैं, अपने घर बनाते हैं, खजूर के पेड़ बनाते हैं, यानी कि खजूर के पेड़ उगाते हैं, फसलें उगाते हैं। कभी कभी मरु उद्यान असामान्य रूप से बड़ा होता है। मरु उद्यान यानी कभी कभी ये इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मोरक्को में टैफिलालेट मरु उद्यान एक ऐसा ही विशाल मरु उद्यान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमने ये अब गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ा, तो आज हम फिर से मैं बता दूं कि मैंने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाया है। और ये मेरा वीडियो बनाने का, चैनल बनाने का एक उद्देश्य है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं अगर उन्हें एनसीईआरटी पढ़ना है तो ये मेरे वीडियोस को देख के अपने समय को बचत कर सकते हैं और साथ में समझने में आसानी होगी। तो हम फिर से ठंडा रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर से टॉपिक पे आते हैं। ठंडा रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। लद्दाख। लद्दाख कहाँ पे आता है बता सकते हैं? लद्दाख ये हमारे भारत में आता है। कोई भी बता सकता है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है। ला यानी पर्वतीय दर्रा और दाख यानी क्या, देश, यानी पर्वतीय दर्रों का देश। जम्मू कश्मीर के पूर्व बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में क्या है, जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं। इसमें सिंधु की जो नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख नदी है। ये यहाँ की जो नदियां हैं गहरी घाटियाँ बनाती है, महाखंड बनाते हैं। और लद्दाख के अनेक हिमानियों हैं, जैसे ग्रेगी हिमानी। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थलों में से एक
स्थल ये लद्दाख है, यानी एक द्रास लद्दाख है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल के लगभग 3000 किलोमीटर से लेकर काराकोरम के 8000 किलोमीटर के से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीत और शुष्क रहती है, क्योंकि लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे है, हिमालय के सबसे ऊपरी छोर पे है। तो वहाँ पे क्या होगा, तो सबसे ऊपरी छोर होने की वजह से वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी। ऊंचाई होने के कारण शुष्क है, ठंडी जलवायु होने के कारण वो ठंडा रेगिस्तान कहलाएगा। ये ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है और वहाँ सूर्य की किरणें, सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। लेकिन सूर्य की गर्मी तो रहती है, लेकिन क्या है, ये ऊंचाई होने के कारण, पृथ्वी से ऊंचा होने के कारण, आपने देखा होगा कि हिमालय के जो ऊपरी छोर है वहाँ पे बर्फ ज़्यादा है। बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ठंडी रहती है। तो ये सूर्य के नज़दीक ज़रूर आता है, लेकिन ये कहाँ स्थित है, ये हिमालय के ऊपरी छोर पे स्थित होने के कारण ये उन ठंडी जो गर्मी है ऊपरी छोर पे होने के कारण यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु में इसका तापमान कितना रहेगा, तो 0। आप सोच सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में 0 सेल्सियस है, यानी कि 0 सेल्सियस है। तो शीत ऋतु में इसका कितना तापमान होगा, ग्रीष्म ऋतु में इसका 0 सेल्सियस दिन के समय रहता है और रात के समय -30 सेल्सियस रहता है। वहीं पे शीत ऋतु यानी ठंड के समय यहाँ बर्फ ठंडा होता है, इस कारण इसका तापमान कितना -40 सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्ट छाया के क्षेत्र में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वर्षा भी यहाँ पे कम होती है, पानी न मात्र के का जैसा है। इसका क्षेत्रफल आप देखिए, नदियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल अत्यधिक होने के कारण हर जगह पानी नहीं पहुँच पा रहा है। यानी इस वजह से ये शुष्क भी रहता है, बारिश हर जगह नहीं होती है, बहुत ऊंचाई पे है। तो बादल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी जो वर्षा करने की जो क्षमता होती है वो इनकी बहुत घट जाती है। इस वजह से यहाँ पे बादल आते आते उन बादलों में पानी ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ वर्षा कर ही नहीं पाती वो बादल। ये लद्दाख है, ऊपरी चीन है, उत्तर और पूर्व लद्दाख की बात कर रहे हैं हम, केवल लद्दाख की बात कर रहे हैं। तो लद्दाख के ऊपर चीन है, लद्दाख के पूर्व की तरफ भी चीन है। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल इस क्षेत्रफल में लद्दाख के पूर्व भी चीन है, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों इंडिया के पूर्व की बात नहीं कर रहे हम, लद्दाख जो अभी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसके पूर्व में क्या है, चीन है, उत्तर में क्या है, चीन है, और पश्चिम में ये POK है आता है। हालांकि पूरे जो हम देखेंगे तो ये पश्चिम में ये पाकिस्तान आता है। पॉइंटर नहीं लिया, अगली बार मैं आपको पॉइंटर से इंडिया का पूरा मैप दिखा दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मुश्किल से 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा रहती है, और क्योंकि यहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती है, बर्फ़ है, तो हवाएं कैसी चलेंगी, गर्म तो चलेंगी नहीं, बर्फीली हवाएं चलती है, तेज़ चलती हैं, और सूर्य का तापमान का अनुभव कराती है कि सूर्य के ताप भी है लेकिन ठंड भी है।
यहाँ जाकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपकी पैर छाया में ही हो, तो आप एक तरह का आपको उष्माघात हो जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे गए हैं लेकिन आप सूर्य की तरफ बैठे हैं और आपकी पैर किसी शेडो पे यानी छाया पे बैठे हैं, अगर आप गए हैं तो गाड़ी के नीचे अगर आपने पैर रखे हैं और गाड़ी की छाया आपके पैर पे आ रही है, लेकिन आपके पूरा जो शरीर है धूप में है, सूर्य के प्रकाश के नीचे है, तो आपको उष्माघात हो सकता है। और लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है हिम भूमि, हिम यानी बर्फीली भूमि, तो इसे खापा चान भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं, इस बॉक्स में हम पढ़ रहे हैं कि चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए किया जाता है। यानी शाहतूश एक शॉल है, उसको बनाने के लिए इनका शिकार किया जाता है। ये वजन में बहुत ही हल्का रहता है और बहुत गर्म रहता है शाहतूश। ये लद्दाख का बहुत फेमस एक शॉल है, आपने सुना होगा सबने। वनस्पति जान एवं प्राणी जात, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल रहती हैं। जैसे मैंने कहा कि रेगिस्तान है, यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं रहते, बहुत ही कम मात्रा में, न के बराबर है। और यहाँ पे वनस्पति विरल है, जानवरों के चरने के लिए कहीं भी घास या छोटी झाड़ियाँ मिल जाती हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत ही कम। घाटी में शरपत यानी विलो एवं प्लापलर में उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ों में पल्लवित होते हैं। यानी कि यहाँ पे ये सेब, खुबानी, अखरोट या पेड़ पौधे मिलते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नज़र आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्ट्रॉक, तिब्बती स्नोकॉर्क, रेवेन एवं हुक यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। कुछ पक्षी प्रवासी पक्षी भी रहती हैं। प्रवासी पक्षी यानी केवल आते हैं और फिर से अपनी जगह पे चली जाते हैं। लद्दाख के पशुओं में हम बकरी देखेंगे, जंगली भेड़ देखेंगे, जंगली बकरी, याक देखेंगे, विशेष प्रकार के कुत्ते देखेंगे। लेकिन ये जो सामान्य हम कुत्ते या जंगली भेड़, जो भेड़ बकरी हैं उससे थोड़ा अलग रहती है। इनके बकरी भेड़ में, याक में बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये बाल किस लिए रहते हैं, तो ठंड से बचने के लिए प्रकृति ने उन्हें खुद इस तरह से बनाया है कि वह ये बकरी भेड़ या याक भी अपने आप को उस जगह पर टिका सके और जिंदगी जी सके। इन पशुओं को में से मनुष्य का दूध लेता है, मांस लेता है एवं उनकी खाल प्राप्त करता है। मरने के बाद खाल प्राप्त करता है। याक के दूध का उपयोग पनीर या मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किए जाते हैं। आप सब क्रिकेट तो खेलते होंगे, क्रिकेट के बारे में सुना भी होगा जो नहीं खेलते। तो क्रिकेट का जो बल्ला रहता है वो किस पेड़ से बनता है, वो शरपत पेड़ से वो बल्ला यानी कि क्रिकेट का बैट बनता है। और ये बैट कहाँ पाया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा ये पेड़ लद्दाख में पाया जाता है। यहाँ के लोग कैसे हैं, तो यहाँ आप लोग लद्दाख के लोगों में तिब्बत तथा मध्य एशियाई के निवास के बीच कोई समानता पाते हैं क्या? वास्तव में लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं, अपने परंपरा गोपा के साथ स्थित है। कुछ लोग प्रमुख मठ हैं, इसमें हेमिस थिकेसे शय एवं लामायूस है, जो हम यहाँ पे चित्र में
देख रहे हैं, ये इस तरह के लद्दाख में मठ रहते हैं। मठ यानी बौद्ध धर्म का मंदिर। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेब आदि की खेती करते हैं। और शीत ऋतु में ये क्या करते हैं, तो कष्टकारी होते हैं, इसलिए ये लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उत्सव मनाते हैं और इसी में वे व्यस्त रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी रहती हैं। वे केवल घर के एवं खेतों ही में काम नहीं करती, मतलब अत्यधिक परिश्रम होने के कारण घर और खेतों में काम करने के साथ छोटे छोटे व्यवसाय करती हैं, दुकानें संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। सड़क और महामार्ग ये जुड़े हुए हैं। आपने A1A नाम सुना होगा, ये राष्ट्रीय महामार्ग है जो जोजिला दर्रा से होके कश्मीरी घाटी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पारंपरिक वेशभूषा की महिलाएं हैं, ये लद्दाख की पारंपरिक वेशभूषा है। अब ये वेशभूषाएं से आप देखेंगे कि ये आपको बर्फ़, वहाँ के लोगों को बर्फ़ से बचाती हैं, ठंड से भी बचाती हैं। यहाँ की प्रमुख क्रियाकलाप पर्यटन है। यहाँ की देश विदेश के अनेक पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान एवं हिम नदों की सैर एवं उत्सवों के अनुष्ठानों को देखने के लिए पर्यटक यहाँ भी अलग अलग आते हैं। यानी कि यहाँ के जो घास के मैदान होते हैं, यहाँ पे हिम की नदियाँ कैसी बहती हैं, और यहाँ के जो इनके उत्सव हैं, इनकी जो वेशभूषाएं हैं, इन सब को देखने के लिए यहाँ पे पर्यटक आते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि हर जगह पे परिवर्तन आ रहा है, तो लद्दाख के राज्य में भी, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको याद रखना है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन हो गया है। आपके जो स्टेट के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख क्या है, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दी की प्रकृति के साथ समन्वय बना लिया। उन्होंने प्रकृति के साथ अपने आप को जीवन यापन करने के लिए सीख लिया है। जल और ईंधन की कमी होने के बावजूद यहाँ पे ये लोग बहुत ही अत्यंत सुखी और रहते ही हैं। इसके साथ आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग करते हैं, यानी कि जल और ईंधन इन्हें मालूम है कि बहुत ही उपयोगी है और कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही समझ के साथ करते हैं, इसे व्यर्थ नहीं करते। क्या आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि मनाली लेक महामार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। जो मनाली और लेह का महामार्ग है 4 लेक से गुजरता है। बारालाचा मार्ग, रोहतांग ला, बारालाचा ला है, लुंगालाचा ला, टेंग लंग ला। ये जो शब्द है ये उनके स्थानिक क्षेत्रफल के शब्द होने के कारण ये थोड़े उच्चारण में हमें मुश्किल होते हैं, लेकिन ये याद करने हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। यह महामार्ग केवल जुलाई से सितंबर तक खुला रहता है, जब ये बर्फ़ के मार्ग से यानी कि इन मार्गों से बर्फ़ हट जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछना तो बहुत ही इजी होगा कि सितंबर से जुलाई तक का ये मार्ग क्यों बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ते हैं, तो ये मार्ग बंद हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा है 7th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर रेगिस्तान, यानी कि रेगिस्तान में किस तरह के कितने प्रकार के रेगिस्तान हैं। 2 प्रकार के हैं, ठंड के और बर्फीली यानी और गर्मी यानी उष्ण शीत रेगिस्तान। उसके जीवन कैसा है, लोग कैसे हैं। सहारा रेगिस्तान और लद्दाख के बारे में पढ़ा है। तो इसी तरह से
एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। अब इतना बड़ा ब्रेक नहीं होगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।